हेलो, हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये जो वीडियो है इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मॉर्निंग में और मुझे आपसे ये जानना था अगर आपको इस तरह की प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको सूटेबल टाइम हो मॉर्निंग में, ठीक है? 6 बजे के आसपास तो हम मॉर्निंग में भी कर सकते हैं डेली प्रैक्टिस, ठीक है? एग्ज़ाम तक। अच्छा और अगर दिन में पॉसिबल नहीं है क्योंकि थोड़ा मेरा शेड्यूल इस तरह का मुझे घर के काम वाम रहते हैं और फील्ड में भी वर्क करना होता है तो अगर आपको लगता है कि हाँ मॉर्निंग में सूटेबल है 6 बजे के आसपास तो वी कैन डू ठीक है। हाँ और देखिए जो रात की वीडियो हमने की थी वो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रही होगी आपके लिए और बस इतना ही कहूँगा भाई उसको शेयर कर देना ठीक है। और आशा करता हूँ आप पीडीएफ के बारे में कह रहे थे, पीडीएफ भी आपको मिल गई होगी राइट, पीडीएफ भी आपको मिल गई होगी तो आप उसको भी डाउनलोड कर लेना और रिवाइज कर लेना अपना। अब देखो यहाँ पे जो चैप्टर है ना हमारा फ्लैमिंगो बुक है ठीक है और उसमें जो चैप्टर है डीप वाटर उसके एमसीक्यूएस करेंगे। चलो भाई और हाँ भाई देखो इसका ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पता है एमपी पीजीटी वर्ग 1 ठीक है जो हमारा ये एग्ज़ाम है उसकी ना मैंने एक अच्छी से लिस्ट मतलब एक अच्छी से ना प्लेलिस्ट बनाई हुई है ठीक है। तो आप उस प्लेलिस्ट पे जाइए आपको वहाँ पे सारी वीडियोस मिल जाएंगे देखने को ठीक है भाई, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप उस लिंक को फॉलो कीजिए या फिर ठीक है ना, या फिर चैनल पे विजिट करेंगे आप प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे तो एम पी पी जी टी के नाम से कि ना आपको एक वो मिलेगी प्ले लिस्ट, तो वहाँ से आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी अगर आपके एम पी पी जी टी के एग्ज़ाम है तो ठीक है भाई। बाकी अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं 11th के हैं तो फिर आप देख लीजिए। चलो भाई अब शुरू करते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ डीप वाटर। अब देखिए चैप्टर है आपका डीप वाटर, इसके ऑथर कौन है तो भाई विलियम शेक्सपियर हैं, विलियम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं और विलियम डगलस हैं। तो आशा करता हूँ भाई देखो आपने अच्छे से पढ़ा है तो सभी को पता है विलियम डगलस हैं ठीक है। अब इनके बारे में जान लेते हैं। चलो विलियम शेक्सपियर का जन्म कब होता है भाई, सबको पता है 1564 में होता है। डेथ कब होती है 1616 में हो जाती है। चलो ज़रा आप मुझे ये बताना 1561 में और 1626 में किसका जन्म होता है और किसकी डेथ होती है, कोई बताएगा मुझे 1561 में और 1561 में और 1626 में। देखो भाई ये जो टाइमिंग टाइमिंग है ना, ये जो लाइफ स्पैन है ये है फ्रांसिस बैकन का, वो भी हमारे सिलेबस में है ठीक है भाई। फ्रांसिस बैकन का ये लाइफ स्पैन है, फ्रांसिस बैकन एंड यू नो वेरी वेल वो जाने जाते हैं किस नाम से जाने जाते हैं, उनको एक टाइटल दिया हुआ है ही इज नोन एज अ फादर ऑफ इंग्लिश एसेज ठीक है। फादर ऑफ एसेज कौन है ध्यान रखेंगे, मोंटेन है, MONTAG यानी मोंटे या मोंटेग जो भी आप पढ़ेंगे। फादर ऑफ एसेज मोंटेग, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज फ्रांसिस बैकन राइट। चलिए और अगर हम बात करें प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज तो भाई चार्ल्स लैम्ब, वो तो सब जानते हैं है ना। अब देखो ये जो इनका हो गया विलियम जीबी शाह, जीबी शाह को जरा बताओ नोबेल प्राइज कब मिला है। ये ना मतलब बहुत इजी वाले क्वेश्चंस हैं बट ना हम इनको भूल जाते हैं और एग्जाम में इन्हीं को गलत कर देते हैं। तो 1925 में इनको भाई हमने दिला दिया नोबेल प्राइज ठीक है भाई। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब होता है तो आप सबको पता है 1770 में हो रहा भैया और 1850 में इनकी डेथ होती है। हमें ये भी पता है कि 1843 में और 1843 से 1850 तक ये क्या रहते हैं पोइट लॉरेट रहते हैं ठीक है जी। और 1850 से 1890 तक अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन भी रहते हैं, हमें ये भी पता है। चलो अब आगे चल रहे हैं हेड। इन विच सब्जेक्ट हैज द ऑथर ग्रेजुएटेड, देखिए जो ऑथर हैं वो किस सब्जेक्ट्स में क्या है ग्रेजुएटेड है। ऑप्शन आपके सामने है इंग्लिश एंड हिस्ट्री में और इंग्लिश एंड साइंस, साइंस एंड सोशल स्टडीज, तो आपको आंसर करना है इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स में। तो देखिए अगर आपने टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ा है तो आपने पाया होगा, देखिए जो ऑथर है ना, ऑथर जो ग्रेजुएटेड हैं वो इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स में है ठीक है, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स में वो ग्रेजुएटेड है ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन याकीमा। अब देखिए जो यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारा भाई, यहाँ पे जो फॉर हाउ मेनी ईयर्स मतलब कितने वर्ष के लिए कितने सालों के लिए ऑथर ने पढ़ाई की थी हाई स्कूल इन याकीमा में, तो 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो भाई आंसर इसका क्या होने वाला है ठीक है। आप देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिएगा अपने, उससे होगा ये, और कोशिश करना आप जो आंसर कर रहे हैं ना कोशिश करना कि आप उसका सही आंसर लिखें। मतलब जैसे यहाँ पे आंसर होने वाला है 3 का ए, 2 साल इन्होंने पढ़ाई की थी तो आप वहाँ पे लिख रहे हैं 2 ईयर्स
ठीक है, आप इस तरह से लिखेंगे। जैसे अभी यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन था भाई, आप यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे विलियम डगलस। तो भाई इससे क्या होगा ना, आपको ना इन ऑथर्स के नाम याद हो जाएंगे, या इनका जो एक अप्रोप्रिएट आंसर है क्वेश्चन का वो आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा एग्जाम के समय में, तो इससे चीज़ें आपको याद रखने में हेल्पफुल होगी, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। After the author was fed up with teaching, he decided to opt for which career? अब देखिए ऑथर जब टीचिंग से फेड अप हो गए थे, जब वो उनका मन भर गया था टीचिंग से, तब वो क्या करने का निर्णय लेते हैं? मेडिकल करने का, गार्डनिंग करने का, इंजीनियरिंग करने का, या फिर अलीगल करियर का? तो फोर का आंसर आप बताएंगे मुझे। देखिए मेडिकल का, गार्डनिंग का, इंजीनियरिंग का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है, और अगर जिक्र है तो वो किसका है? अलीगल करियर का। तो फोर का आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट? भाई ये जो स्टोरी है हमारी डीप वाटर, जो इसको विलियम डगलस ने लिखा है, तो ये किस बारे में क्या बताती है हमें? फियर ऑफ वाटर एंड दे फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट, पीपल सॉरी फियर ऑफ पीपल, फियर ऑफ डॉग्स, फियर ऑफ स्विमिंग। ठीक है, चलिए भाई देखो, अगर बात फियर की हो रही है तो मुझे एक बहुत अच्छा और स्टैंडर्ड वर्ड याद आया है, और मैंने एक वीडियो में और भी पूछा था, और मैं इस बार भी आपसे पूछ लेता हूँ, और वहाँ पे कमेंट किया था कुछ लोगों ने, बट अब की बार आप सभी को कमेंट करना है। और अगर आपको इस वर्ड का नहीं पता है ना, इस वर्ड पहले लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, देखो पहले मैं लिख देता हूँ, DIDASKALINOPHODIA। एक बार चेक कर लूँ, DIDASKALINOPHOBIA, हाँ जी। तो भाई देखो ये जो वर्ड लिखा है ना, ये ना, ये भी ना फियर है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ रहा फोबिया, तो समझ गए भाई किसी न किसी से रिलेटेड है, मतलब डर से ही रिलेटेड है ये। तो भाई ये बहुत स्टैंडर्ड वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। अभी आपका हो सकता है कि इसका मीनिंग ना पता हो, कुछ मतलब ज़्यादातर को नहीं पता होगा, ठीक है नहीं, बट भाई जैसे आप इस वर्ड को चेक करोगे ना, ठीक है, मतलब अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है जानने की, आप जैसे इसको चेक करोगे, यू विल बी वेरी हैप्पी, आप एकदम खुश हो जाओगे। और जब भी आप छोटे बच्चों को देखोगे, जब भी आप छोटे बच्चों को देखोगे ना, मतलब जब भी आपके सामने वो इमेजरी आएगी ना, आपको हमेशा ये वर्ड याद आएगा, तो आप इसको भूलोगे ही नहीं। ठीक है, तो आपको मैंने हिंट भी दिया है, और अब आप इसको सर्च जरूर करना। ये जो वर्ड है ना, आपके मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए सेव हो जाएगा, डेडस्क्लेनोफोबिया। ठीक है भाई, चलो ये वर्ड आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि हाँ इसका मतलब ये होता है, याद आपको होगा, स्पेलिंग के साथ करना है भाई। चलो अब बात कर रहे हैं वाले क्वेश्चन की, व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट? अब देखिए जो स्टोरी है ना हमारी, भाई ये फियर ऑफ वाटर की है, एंड द वे टू ओवरकम इट, भाई जो हमारे उत्तर को पानी से डर लगता है, और फिर कैसे उन्होंने इसे ओवरकम किया, कैसे वो इससे बाहर निकले, कैसे उन्होंने स्विमिंग सीखी। आ जाओ, हाउ डिड द ऑथर्स फियर वैनिश? अब देखिए जो ऑथर का फियर है वो कैसे गया, वो कैसे वैनिश हुआ? विद करेज, गाइडेंस एंड डिटर्मिनेशन, विद केयर, विद मदर्स वर्ड्स, विद गाइडेंस। तो भाई 6 का आंसर आप करेंगे। चलिए, तो भाई देखो 6 का आंसर होगा ए, विद करेज, साहस के साथ में, गाइडेंस, उसके गाइडर भी थे, गाइड थे ना, तो उन्होंने उनको गाइड किया, और डिटर्मिनेशन के साथ में। चलो, YMCA स्टैंड्स फॉर, अब भाई इसकी फुल फॉर्म देखेंगे, ठीक है, तो यंग मैंस क्रिश्चियन अथॉरिटी है, यंग मैंस क्रिस्टोफर एसोसिएशन है, यंग मैंस क्रिश्चियन आर्मी है, और भाई यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो 7 का आंसर लगाएंगे, 7 का आंसर क्या होगा? डी होगा, यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएट। ये आई थिंक एसोसिएशन है, ये जो वर्ड पूरा है एसोसिएशन है, मुझे ऐसा लग रहा है, शायद ध्यान नहीं दिया मैंने। ASSOCIATION, एक बार बस कंफर्म कर देना भाई। तो वैसे आंसर जो इसमें मैंने दे रखा है, वो सेव कर रखा है, वो डी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, वेयर इज याकीमा लोकेटेड? याकीमा कहाँ है, याकीमा कहाँ स्थित है? इन न्यूजीलैंड में है, इन कैलिफोर्निया में है, इन वॉशिंगटन, या फिर नन ऑफ दीज? तो भाई 8 का आंसर सबको पता है, वाशिंगटन में है। ठीक है, 8 का आंसर क्या है? वाशिंगटन में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, वेयर डिड द राइटर गो व्हेन ही वॉज 3 or 4 years ओल्ड इन द स्टोरी? जब राइटर 3 से 4 साल के थे तो वो कहाँ गए थे? भाई वाशिंगटन गए थे, न्यूजीलैंड गए थे, कैलिफोर्निया गए थे, या फिर कनाडा गए थे? तो अगर आपने भाई टेक्स्ट को पढ़ा है ना, एनसीईआरटी वाली बुक को पढ़ा है, तो पता है सबको कैलिफोर्निया गए थे वो।
आ जाओ। वाई डिड ही डेवलप अ फियर ऑफ वाटर। अब देखिए उनके अंदर एक फियर डेवलप हो गया था, फियर ऑफ वाटर डेवलप हो गया था, तो आखिर वो कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ नॉकिंग डाउन बाय वेव्स एट अ बीच, बिकॉज ऑफ अ यंग बॉय, बिकॉज ऑफ इंस्ट्रक्टर, बिकॉज ऑफ हिज मदर। भाई देखिए उनके अंदर पानी को लेकर ना बहुत डर था, तो ऐसा क्यों था? बिकॉज ऑफ नॉकिंग डाउन बाय अ वेव्स एट अ बीच, क्योंकि वो एक बार बीच पर नहा रहे थे अपने फादर के साथ में, और फादर ने उनको पानी में फेंक दिया पूल वगैरह में, तो वहाँ पे कुछ वेव्स वगैरह ने उनको, भाई उसमें वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई उनके साथ में, तैरना वैरना आता नहीं था, तो उसमें डूबने लगे, वेव्स आ गई थी। और एक इंसिडेंट पूल का भी है, ठीक है नहीं, उनके फादर के साथ का भी इंसिडेंट है। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या होने वाला? इसका ए होगा, बिकॉज ऑफ नॉकिंग डाउन बाय वेव्स एट बीच। जो बीच पे, जो वहाँ पे बीच पे जो पानी की लहरें थी, उनसे वो उनके बीच में फंस गए थे कुछ देर के लिए, भाई फेंट पेंट हो गए वो, होश वोश नहीं रहा। तो ये कहानी है इसमें, जिसका ये हो जाएगा। आ जाओगे। वट इज हंटिंग, वट इज हंटिंग द ऑथर। ऑथर को क्या हंट कर रहा है? वट इज हंटिंग द ऑथर, ऑथर को क्या हंट कर रहा है? टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल, घोस्ट, हिज मदर्स वर्ड्स, ए पुश बाय अ यंग बॉय। ठीक है, चलिए 11 का आंसर बताएंगे आप मुझे। देखिए इसमें ना ए पुश बाय अ यंग बॉय, ये भी इसमें जिक्र है, उनकी मदर का भी इसमें जिक्र है, घोस्ट वोस्ट का तो कहीं कुछ नहीं है। लेकिन उनको हंट क्या कर रहा है भाई? टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल, क्योंकि उनके साथ में पूल में कुछ ऐसा घटित हुआ है जो उनको क्या कर रहा है? हंट कर रहा है। क्योंकि पूल में थे वो, एक वहाँ पे बुल्ली बॉय आता है, उनको उठा के वो पानी में फेंक देता है, ठीक है, जबकि उनको तैरना वैरना नहीं आता है। ठीक है, तो 11 का आंसर क्या होगा? 11 का आंसर होगा ए। नंबर 12 पे आ जाओ। हाउ डिड द ऑथर लर्न स्विमिंग। अब देखिए ऑथर ने स्विमिंग कैसे सीखी, है ना? तो विद द हेल्प ऑफ अ रोप, विद द हेल्प ऑफ अ फ्रेंड, विद द हेल्प ऑफ हिज मदर, विद द हेल्प ऑफ अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। देखो यहाँ पे ना आंसर, भाई वैसे तो कहीं ना कहीं ए भी ठीक है, ठीक है, और डी भी ठीक है, लेकिन जो हमारा यहाँ पे मोस्ट सुटेबल होगा और अप्रोप्रिएट होगा ना, वो डी होगा, विद द हेल्प ऑफ अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। क्योंकि जो इनको एक गाइड थे, उन्होंने उनको हेल्प की थी सीखने में। अब देखो उन्होंने रस्सी वस्सी का सबका यूज किया था वहाँ, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ना, वो इंस्ट्रक्टर होगा। चलो नंबर 13 है। वॉट डिड विलियम ओ डगलस डिजायर फॉर। अब विलियम ओ डगलस किस चीज़ की इच्छा करते थे? क्या उनका मन करता था? क्या उनकी डिजायर थी? विजिट टू कैलिफोर्निया, टू बी अ जज, टू लर्न स्विमिंग, टू बी विद हिज मदर। तो देखिए 13 का आंसर आप करेंगे मुझे। 13 का आंसर देखिए, अगर आप लगा रहे हैं सी, ठीक है, टू लर्न स्विमिंग, तो बिल्कुल ठीक है भाई आपका। यार पूरा चैप्टर ये पानी वानी पर बेस्ड है, स्विमिंग पर बेस्ड है, पूल पर बेस्ड है, तो सीधी सी बात है, स्विमिंग की बात करेंगे। 14 में आ जाओ। वॉट डिड द ऑथर रियलाइज वाइल ड्राउनिंग इन द पूल, है ना? वॉट डिड द ऑथर रियलाइज वाइल ड्राउनिंग इन द पूल। जब देखिए जो ऑथर है ना, वो पानी में, पूल में डूब रहे थे, तब वो क्या रियलाइज करते हैं? टेरर इन फियर ऑफ डेथ, स्विमिंग वॉज फन। अरे भाई कहाँ स्विमिंग फन है उसके लिए, वो तो वैसे ही मर रहा है। ये तो होने का मतलब ही नहीं बनता इसका। तो 14 का ये तो होने का मतलब ही नहीं बनता, उसे कहाँ मजा आ रहा है, वो तो बेचारा सोच रहा है कि मेरी जान बच जाए कैसी। द लाइफ गार्ड डिड नॉट कम टू हिज रेस्क्यू, ऑल ऑफ दीज। अब ऑल ऑफ दीज तो होगा नहीं, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे देखो व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज वाइल ड्राउनिंग इन द पूल। तो देखो भाई 14 का जो आंसर होगा ना, 14 का आंसर होगा ए, टेरर इन फियर ऑफ डेथ। देखो भाई अगर आप जो वीडियो को देख रहे हैं ना, वो अगर आपके पास में प्रॉपर समय नहीं देखने का, तो एक काम कीजिएगा, फ़ोन को तेज़ आवाज़ पे प्ले करके रखो इसको ना, और इसको सुनो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि, और देखो आपने इसको ऑलरेडी पढ़ के रखा है यार चैप्टर को, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यू नो वेरी वेल, ये रिवीजन है भाई, है ना? और रिवीजन करने में समय लगता है भाई, ठीक है? रिवीजन करने में टाइम लगता है, तो सिंपल है। अगर आप दूसरा कुछ काम कर रहे हैं ना, तो आप फ़ोन को तेज़ आवाज़ में प्ले करके साइड में रख दीजिए, कान में या तो ईयरफोन लगा लीजिए, या जो भी आप यूज़ करते हैं, और सुन लीजिए, क्योंकि सुनने से आपको क्या होगा ना, ये जो क्वेश्चंस हैं, इनके जो ऑप्शंस हैं, वो आपके डायरेक्ट स्ट्राइक करेंगे, कहानी ख़त्म। अब ऐसा तो नहीं है कि आप जाके पहले किताब लेके आओगे, अब उसको पढ़ोगे, इतना टाइम भी तो नहीं है भाई, ठीक है ना? तो सिंपल है, अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो भाई तब सुन लो, आप फ्री बैठे हैं तब सुन लो। वैसे फ्री बैठने का टाइम तो है ही किसी के पास, किसके पास रखा है फ्री बैठने का? तो भाई यही अपना सुन लो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, कई बार अपनी जो वीडियोज़ होती हैं उनको प्ले कर लेता हूँ मैं, और भले ही चाहे मैं दूसरा कुछ काम कर रहा हूँ छोटा मोटा, और ये तेज़ आवाज़ में स्पीकर पे सुन लेता हूँ, तो पता है कि मैंने इसको रिकॉर्ड किया है, तो मुझे उसका पता रहता है, फिर अच्छे से कर लेता हूँ उसको। चलो भाई, तो यहाँ पे 14 का ए कर लिया, अब आ जाओ 15 पे। वट इज़
व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी डीप वाटर? भाई इसकी थीम क्या है? विक्ट्री इन फेसिंग द फियर, बीइंग फियरफुल, या टू लर्न स्विमिंग, या फिर ऑल। तो 15 का आंसर क्या होगा भाई? 15 का आंसर होगा ए, विक्ट्री इन फेसिंग द फियर, यानी कि डर को जीतने की जो विजय है उसकी बात की गई है। 16 पे आ जाओ। डीप वाटर इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम विच बुक? अब देखिए, पता है एक्सर्प्ट क्या होता है? ये अंश होता है, मतलब छोटा सा पार्ट है ना, छोटा सा पार्ट होता है ना। तो ये किस बुक का पार्ट है, किस बुक का अंश है ये? फियर ऑफ वाटर, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, हाउ टू स्विम, या फिर फियरलेस। तो भाई 16 का आंसर क्या लगाएंगे आप? 16 का आंसर लगाएंगे आप बी, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। ठीक है भाई, 16 का आंसर लगाएंगे आप बी, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। 17 पा जाओ। वॉट डज डीप वाटर सिग्निफाई? अब भैया डीप वाटर क्या सिग्निफाई करता है? मतलब ब्यूटी को, डेप्थ ऑफ सी को, डेप्थ ऑफ ओशन को, या फिर फियर को। 17 का आंसर आप बताएंगे मुझे। भाई डीप वाटर मतलब, डीप वाटर मतलब गहरा पानी, तो उसको डर लगता है पानी वानी में जाने से, उसको तैरना वैरना नहीं आता। आपने देखा होगा जब हम भी छोटे थे, जब हमें तैरना नहीं आता था, तो यू नो देखिए एक्चुअली मैं ना एक गांव से बिलोंग करता हूँ। तो गांव में वेरी वेल, जब हम कई बार ट्वेल्व वगैरह पे नहाने जाते हैं, जंगल में पानी वानी चलता है ट्वेल्व पे, तो वहाँ नहाने जाते हैं। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, वो जो नहाने के लिए जो बड़ी सी कुंडी होती है जिसमें पानी भरा रहता है, जो पानी निकलता है उसमें गिरता रहता है, तो काफ़ी गहरी होती है वो। तो छोटे बच्चे उसमें जाने से मना कर देते हैं, उनको तैरना नहीं आता, और उनकी हाइट भी कम होती है। तो देखा जाए तो पानी उनसे काफ़ी ऊपर तक चलता है। तो भाई फियर सबको होता है, जब हम छोटे थे हमें भी होता था, लेकिन अभी बड़े हो गए हैं तो नहीं है। दूसरी बात, फिर सीख भी लिया तैरना। तो यहाँ पे ना देखो, व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई? डीप वाटर से ना सिर्फ और सिर्फ मतलब है भाई फियर का। डीप वाटर से क्या मतलब है? फियर का मतलब है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। हु थ्रू हु थ्रू डगलस इनटू द स्विमिंग पूल? और देखो इनके साथ में कैसी घटना भी हुई है कि इन्हें एक बुली बॉय ना है, इनको भैया पानी में फेंक दिया, पूल में उठा के फेंक दिया। इनको तैरना वैरना आता नहीं है, तो भाई दिक्कत होगी। अ यंग बॉय ने फेंका, इंस्ट्रक्टर ने फेंका, मदर ने फेंका, या फिर वॉचमैन ने? देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये यंग बॉय ने फेंका था। 18 का ये लगा दो आप, कहानी खत्म। ठीक है भाई, इस बुक को, इस वीडियो ये जो मतलब वीडियो है ना, इसे आप शेयर जरूर करना, ठीक है भाई। लाइक वाइक करके इसको शेयर जरूर करना है ना। और जो कमेंट वगैरह होता है, और जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 11th में हैं, उनके पास भी भेज देना भाई, है ना। थोड़ा सा यार हमारे चैनल के बारे में भी बाकी लोगों को पता लग जाएगा कि। और हाँ, मैंने इतना प्लान किया है आज शाम के लिए, रात को 10 बजे के लिए, या तो हम जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है उसका पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। यानी कि अब की बार हम उसमें 50 क्वेश्चंस और लेके आएंगे, 50 या 80 क्वेश्चंस। और या फिर हम शाम को कुछ वोकैब डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ OWS हैं, और देखो क्या होता है, उसे करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ अब। वॉट वॉज द फियर इन डगलस माइंड? अब डगलस के माइंड में क्या डर था भाई? टू बी डिफीटेड होने का, हारने का तो मतलब ही नहीं है। टू बी पुस्ड का, बीइंग ड्राउंड का, या फिर नन? तो भाई 19 का क्या होगा ना, क्या सबको पता है यार, पानी है, पानी में क्या हो सकता है? डूब सकते हैं, पानी से क्या हार है ना। पानी में डूब सकते हैं, तो उसको क्या था? डूबने का डर था। 20 पे आ जाओ। एट द एज ऑफ 3 or 4 डगलस विजिटेड द बीच विद हिज फादर, what caused a terror in his heart then? The sight of the sea waves, the overpowering force of the waves, the color of the water, all of these. चलो भाई 20 का पहले पढ़ो इसको आप ध्यान से, और तब इसका आंसर लगाओ। चलिए अब देखिए भाई, 3 से 4 वर्ष की उम्र में ना ये वहाँ गए थे अपने फादर के साथ में बीच पे। तो वहाँ पे ना इनको एक प्रकार का टेरर पैदा हो गया। उसकी क्या वजह थी? द साइट ऑफ द सी वेव्स, हाँ जी बिल्कुल है। द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, हाँ भाई जो वेव्स थी काफ़ी ऊंची थी और उसमें, ठीक है। और द कलर ऑफ द वाटर, पानी का थोड़ा सा कलर वगैरह ऐसा होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 20 का डी, ऑल ऑफ दीज होगा इसका तो, ठीक है। 20 का क्या होगा? डी होगा। आ जाओ। What were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? ठीक है, fear, confidence, overconfidence, mixed feelings और confidence and fear। तो देखो भाई 21 का होगा डी, है ना। जब उसे पूल में फेंक दिया गया था तो उसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी था अपने ऊपर, और डर भी था कि यार मैं डूब ना जाऊं। कॉन्फिडेंस ये था, अरे ले भाई तैर के बाहर निकल के आऊंगा। चलो 22। what plans did he make to come to the surface of the pool? अब वो पूल की सरफेस पे आने के लिए, पूल की सतह पर आने के लिए वो क्या प्लान बनाता है? ट्राइड, ये ट्रिल नहीं ट्राइड है ना, पता नहीं यार। चलो, टू जंप एंड पुश हिमसेल्फ अप, साउटेड, क्राइड अलाउड, साउटेड फॉर हेल्प।
देखो उसने बिल्कुल सोचा था कि यार जो हमारा पूल है ना, जो उसका बॉटम है, मैं वहाँ पे ना एक बार अपने पैरों को वहाँ पे क्या करूँगा, उसको पैर नीचे पैर लगा के ना ऊपर जंप करूँगा, ठीक है। और ऊपर जंप करूँगा तो मैं काफ़ी ऊपर आ जाऊँगा, तो इस हिसाब से मैं बाहर निकल सकता हूँ। और हम ऐसा ही करते हैं जनरली, बच्चे जिनको तैरना नहीं आता है तो यही करते हैं भाई, पहले वो नीचे जाएंगे और नीचे से काफ़ी तेज एक जंप लेंगे और ऊपर वो काफ़ी आ जाते हैं, है ना। तो 22 का आंसर क्या होगा, 22 का होगा ए, ट्राई टू जंप एंड पुश हिमसेल्फ अप। 13 है, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट द ऑथर। अब देखिए ये जो अनुभव था ना, इसने ऑथर को कैसे अफेक्ट किया। बिकेम फियरलेस, कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, बिकेम हाइड्रोफोबिक, बिकेम हाइड्रोफोबिक, है ना। तो 23 का आंसर लगाएंगे आप, क्या लगाएंगे भाई, सीधी सी बात है भाई, उन्हें पानी से डर लगने लग गया, बिकेम हाइड्रोफोबिक। 24 है, व्हाट लेसन डिड डगलस लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस ऑफ ड्राउनिंग लर्निंग टू स्विम। अब देखिएगा यहाँ पे जो डगलस है वो क्या लेसन सीखते हैं, ऑफ ड्राउनिंग लर्निंग टू स्विम, लर्न स्विमिंग, लव फॉर स्विमिंग, स्विमिंग इज नॉट डिफिकल्ट, फेस द फियर। अब देखो उन्होंने एक लेसन सीखा था, क्या सीखा था भाई, फेस द फियर। ये सारी चीजें चल रही थी उनके माइंड में, लेकिन उन्हें एक सीख मिली, क्या, फेस द फियर, है ना, डर का सामना करो, और फाइनली वो कर भी लेते हैं, ठीक है जी। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ गुड स्विमर। अब देखिए जो हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर, जो इंस्ट्रक्टर थे उनके, ठीक है, उन्होंने डगलस को एक अच्छा स्विमर कैसे बनाया। प्लानिंग से, विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स, बाय पुशिंग हिम इनटू द पूल, विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्ट्स। 25 का आंसर डी ठीक है, क्योंकि देखो भाई उसमें रोप्स का भी इस्तेमाल किया गया था और बेल्ट का भी, उनके वेस्ट से बेल्ट को बांध दिया गया था, जिससे कि भाई डूबेगा तो बाहर निकाल लेंगे, ऐसी बात है। तो 25 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 26 पे आओ, व्हाट प्लान डिड डगलस मेक टू लर्न स्विमिंग। अब उसने स्विमिंग सीखने के लिए क्या प्लान बनाया, प्लान टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, प्लान टू स्विम मोर, प्लान टू वॉच स्विमर्स, प्लान टू जंप। भाई सीधी सी बात है यार, वो इंस्ट्रक्टर से मिलेगा जाके और क्या करेगा वो, उसके बस की ना है ऐसे पानी में अकेले जाना, डर रहा है वैसे ही। तो 26 का ये हो जाएगा। 27 है, वॉट डज डगलस डू टू सेव हिमसेल्फ इन द पूल। अब देखिए डगलस अपने आप को बचाने के लिए, वॉट डज डगलस डू टू सेव हिमसेल्फ इन द पूल, डगलस अपने आप को पूल में बचाने के लिए, सेव करने के लिए क्या करते हैं, है ना। यूज हिज माइंड एंड पुट हिमसेल्फ अप, साउटेड अलाउड, कॉल्ड पीपल, साउटेड हेल्प हेल्प। तो भाई 27 का आंसर क्या होगा, ए होगा, पुट हिमसेल्फ अप, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फिर, क्वेश्चन नंबर For 20। that, you'll have to turn off aeroplane mode or connect to a Wi-Fi network. यार ये क्या हो लगा इसमें रिकॉर्डिंग करते समय, एक मिनट भाई, गड़बड़ ना हो जाए यार, कभी इतनी सारी मेहनत भी कर जाए। चलो 27 तो हो गया, 8 पे आ जाओ। हाँ, व्हाट डिड डगलस, व्हाई डिड डगलस फेल टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल एज ही होप्ड टू, है ना। बिकॉज ऑफ फियर ऑफ स्विमिंग, बिकॉज ऑफ फियर, बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी टू मूव, बिकॉज ऑफ फियर एंड इनएबिलिटी टू मूव। तो भाई 28 का आंसर लगाएंगे आप डी, बिकॉज ऑफ फियर एंड इनएबिलिटी टू मूव। थोड़ा जल्दी करते हैं फास्ट। वॉट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ द पूल इंसिडेंट। अब देखिए उनके ऊपर जो पूल का इंसिडेंट था उस, ठीक है, पूल का जो इंसिडेंट था उसका क्या उनके ऊपर में इम्पैक्ट रहा, क्या प्रभाव रहा। डेवलप्ड फियर, बिकेम कॉन्फिडेंट, बिकेम ओवर कॉन्फिडेंट, या हाइड्रोफोबिया वॉज रिवाइव्ड। मतलब उनके अंदर जो पानी से डर की जो बात थी दोबारा उनके मन में थी, वो दोबारा रिवाइव हो गई, दोबारा आ गई, तरोताजा हो गई। तो भाई 29 का आप लगाएंगे डी, सही बात है। पानी को देख करके तो मतलब उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, बट आप सीख गए तब कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मैनी टाइम्स डिड डगलस ट्राई टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल, ठीक है, हाउ मैनी टाइम्स डगलस पानी में कितने बार ऊपर आने की कोशिश करते हैं, उस सरफेस पे आने की कोशिश करते हैं, ट्वाइस, वंस, 5 टाइम्स, थ्राइस। तो भाई थ्राइस 3 बार, है ना, कितने बार, 3 बार। Why did Douglas hate? Why did Douglas hate to walk with bare legs? अब देखिए ये डगलस है ना भाई, इनको पानी में या फिर वॉक करने में इनको बेयर लेग्स, यानी कि जब ये मतलब कोई पैंट वैंट ना पहनी हो तो इनको बड़ा ओड लगता है, ठीक है ना। तो मतलब ऐसा क्यों है, ठीक है। तो आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, तो ये छोटे बच्चे बड़े वैसे ही घूमते रहते हैं ना, अपना नेकर वेकर पहन के, बट ऐसा इनके साथ में नहीं था। वाई डिड डगलस हेट टू वॉक विद बेयर लेग्स।
पता है क्यों? क्योंकि उनकी जो लेग्स थी ना वो स्किनी थी, है ना, मतलब पतली पतली टांगे थी, तो उनको उससे शर्म लगती थी, है ना, अच्छा नहीं लगता था उनको। तो 31 का आंसर क्या लगाएंगे आप? 31 का लगाएंगे डी, बिकॉज ऑफ स्किनी लेग्स। और देखो वहाँ पे जो एक बुली बॉय होता है जो वो उठा करके डगलस को पानी में फेंकता है, वो भी तो आके ये कहता है हेलो हाई स्किनी, वही तो कहती है, वो भी तो ये आके कहता है। 32 है, वाई डिड डगलस मदर रिकमेंड दैट ही शुड लर्न स्विमिंग एट द YMCA स्विमिंग पूल। तो देखिए उनकी जो मदर है वो क्यों रिकमेंड करते हैं कि आपको YMCA स्विमिंग पूल में जाके सीखने हैं? क्यों? बिकॉज इट वॉज लोकल, बिकॉज इट वॉज सेफ, बिकॉज इट वॉज सैलो, बिकॉज इट वॉज सैलो एंड सेफ। देखो वैसे कहीं ना कहीं ये सारे ही ठीक हैं, बट इनमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है ना वो डी है। वो क्या है? 32 का डी है। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, सैलो मतलब होता है कि यानी कि जो किनारे किनारे पर है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत गहरा नहीं है वो, ठीक है, तो उसमें अगर आप जाओगे तो वहां पे डूबोगे नहीं, है ना। और सेफ, सेफ तो है ही है। तो 32 का आंसर हो जाएगा डी, है ना। 33 है, वाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर। अब डगलस एक इंस्ट्रक्टर को क्यों हायर करते हैं? उसकी वजह यह है भाई उनको स्विमिंग सीखनी है, उनको डर लगता है पानी में। टू बी कॉन्फिडेंट इन स्विमिंग, टू कम्पीट विद अदर्स, टू कॉम्पीट है ये, टू कॉम्पीट विद अदर्स जिससे कि वो बाकी लोगों का मुकाबला कर सके, टू फ्लॉन्ट, या टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड लर्न स्विमिंग। 33 का आंसर होगा भाई आपका डी, टू ओवरकम हिज फियर, अपने जो पानी में तैरने के लेकर के इनका डर है उसे ओवरकम करने के लिए और स्विमिंग सीखने के लिए। ठीक है जी। 34, इसके बाद में भाई 6 क्वेश्चन और हैं, बने रहिएगा। I crossed I crossed to oblivion and the curtain of life fell. What does oblivion mean? Oblivion का मीन क्या होता है ना? Oblivion का मीन होता क्या है? यहाँ पे हमसे सिंपली ये पूछा जा रहा है। तो भाई oblivion का मतलब होता है अनकॉन्शियसनेस, यानी कि जब व्यक्ति होश में नहीं रहता है, पानी वानी में डूब जाता है, तो मतलब उसको सांस वास नहीं आती है, कुछ समय के लिए बेहोश सा हो जाता है वो ना। तो 34 का हो जाएगा सी। 35 पे आओ, वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। अब देखिए जो डगलस थे ना वो पूरी तरह से दृढ़ निश्चय बन चुके थे कि भाई मुझे फियर ऑफ वाटर को विन ही करना है, इससे ओवरकम ही करना है, मतलब अब मुझे इस डर को बाहर निकालना ही है। तो क्यों? बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्विम इन द वाटर्स ऑफ द कैस्केड, because his friend had challenged him, because he had a bet on it, because he wanted to win a medal। तो भाई 35 का आंसर होगा ए, बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्विम इन द वाटर्स ऑफ द कैस्केड। ठीक है, क्योंकि वो वाटर्स ऑफ कैस्केड में क्या करना चाहते थे? स्विम करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 36 है, What was stopping Douglas to get into the waters of Cascades? अब देखिए डगलस को कौन रोक रहा था, क्या रोक रहा था कि वो वाटर्स ऑफ कैस्केड में ना जाए, है ना। मेमोरीज ऑफ वाशिंगटन, मेमोरीज ऑफ कैलिफोर्निया, इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द इंस्ट्रक्टर, मेमोरीज फुल ऑफ टेरर इन द पूल। तो भाई 36 का आंसर लगाओ, क्या होगा? 36 का आंसर लगाओगे आप डी, मेमोरीज फुल ऑफ टेरर इन द पूल। आई होप भाई देखो जो वीडियो है ना आपके ही काम की है, आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे बाकी वीडियोस की तरह, हाँ। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर। अब देखिए जो डगलस है ना वो कैसे मेक श्योर करते हैं कि उन्होंने अपने पुराने डर को, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर, जो उनका पुराना डर था उसको। और देखो पता है ये टेरर को ये फ्रेंड भी बोलते हैं, है ना, टेरर को फ्रेंड भी बोलते हैं। तो क्या देखते हैं इसमें, हाउ कैसे? बाय विजिटिंग कैलिफोर्निया, बाय जंपिंग इनटू द वाटर्स, बाय टेकिंग अ लेसन फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर, बाय स्विमिंग इनटू द लेक वेंटवर्थ। तो 37 का आंसर सबको पता है भाई, इसमें देखो लेक आ गई है इसमें, वेंटवर्थ सबको पता है। चलो 38 पे आ जाओ, डगलस कवर्ड वाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ। मतलब कितनी दूरी को डगलस कवर करते हैं जब वो लेक है यहाँ पे एक जो इसका नाम है वेंटवर्थ, उसमें वो स्विमिंग कर रहे होते हैं। 4 मील, 3 मील, 5 मील या फिर 2 मील। तो 38 का भाई डी लगाओ। ठीक है, 38 में 2, 38 का डी, यानी कि 2 माइल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, वेयर वॉज द लेक वेंटवर्थ। अब देखो ये कहाँ थी लेक जो वेंटवर्थ है, ये कहाँ थी? तो भाई इसका आंसर होगा आपका 39 का ए, इन
न्यू हेमिस्फेयर में। चलो मुझे एक चीज़ याद आ गई है यार इसी बात पे, अगर मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये जो न्यू हेमिस्फेयर है ना, ठीक है, ये जो न्यू हेमिस्फेयर है, आपको पता है रॉबर्ट फ्रोस्ट, ठीक है, रॉबर्ट फ्रोस्ट एक राइटर हैं, पोइट हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले तो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो 1 मिनट लगेगी बट आप जान लो यार, बढ़िया है क्योंकि मुझे आता है। रॉबर्ट ROBERT, रॉबर्ट फ्रोस्ट, है ना। अब देखो ये जो रॉबर्ट फ्रोस्ट ना, ये हमारे पीजीटी में भी एक राइटर है ना, यूपी पीजीटी में। अब आप मुझे ये बताओ, रॉबर्ट फ्रोस्ट का एक कलेक्शन है जिसका नाम है न्यू हेमिस्फेयर। तो भाई आप मुझे बताओ ये कब पब्लिश होता है, ठीक है। और मैं आपको ना यहाँ पे 3 से 4 के कलेक्शन के नाम बताऊंगा जो कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात भाई, इनको ना 4 टाइम्स पुलित्जर प्राइज भी मिला है इनको। पीपी है ना, पीपी इनको 4 टाइम्स मिला है। और उसकी टाइमिंग भी अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो पहले आप जानो इनके कलेक्शन के बारे में, ठीक है भाई। इनके 4 इंपॉर्टेंट कलेक्शन है, वैसे ज़्यादा हैं बट 4 हैं इंपॉर्टेंट वाले, मैं उनको आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले भाई 1913 में आता है, 1913 में आता है, कौन सा आता है जरा बताओ मुझे भाई। ये आता है अ बॉयज विल, अ बॉयज विल, है ना। 1913 में आता है, ए लिख दूं क्या, मैं बोल रहा हूँ भाई, है ना। 1913 में आता है अ बॉयज विल, ठीक है। इसके बाद है फिर 1914 में, 1914 में आता है नॉर्थ ऑफ बॉस्टन आता है। कौन सा आता है भाई, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, याद रखो, है ना। उसके बाद है फिर 1916 में, 1916 में एक और आएगा, ये तो आज सबको पता होगा, ये तो सबको पता होगा, माउंटेन इंटरवल आता है, माउंटेन इंटरवल आता है। और अब हमारे काम का जिसकी हम बात कर रहे थे, 1923 में आता है भाई न्यू हेमिस्फेयर। कौन सा, न्यू हेमिस्फेयर, 1923 में आता है न्यू हेमिस्फेयर, ठीक है। और एक इनका और है जो इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, तो देखिए भाई उसका नाम है ए फर्दर रेंज, ए फर्दर रेंज, ये है काम के, बाकी तो सब ऐसा ही है। 1937, ऐसे ही का मतलब है कि उनसे क्वेश्चन ज़्यादातर देखे नहीं गए हैं बट इनसे तो क्वेश्चन होता है। तो 1913 में आ गया, 1914 में आ गया, 1916 में आ गया, 1923 में आ गया, 1937 में आ गया। अब ये डेट्स ना यहाँ पे लिखी हुई है, कुछ चीज़ों को रिवाइज कर लो, भले ही आपको पहले पता हो भाई, लेकिन रिवाइज करने का मतलब होता है कि बार बार चीज़ों को दोहराना, फिर वो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाते हैं। 1913 में नोबेल प्राइज़ किसको दिलवा दो भाई, RN टैगोर को नोबेल प्राइज़ दिला दो, ठीक है जी, उनको नोबेल प्राइज़ मिल गया है, ठीक है जी। और रविन्द्रनाथ टैगोर का एक वर्क है गीतांजलि, सॉन्ग्स ऑफ ऑफरिंग उसको बोलते हैं, उसको 1910 में सबसे पहली बार लिखा गया, किसमें, बंगाली में। 1912 में उसको ट्रांसलेट किया गया, किसमें, इंग्लिश में। और फाइनली 1913 को मिल गया नोबेल प्राइज उसी के लिए। अब आगे आ जाओ 1914 में, मेरे पास में कुछ डेट याद नहीं है जिसमें आपको कुछ बताऊं, बट हाँ यही है कि इनका एक कलेक्शन आता है जिसका नाम होता है भाई नॉर्थ ऑफ बोस्टन, ठीक है जी। 1916 का भी आपको पता लग गया। 1923 में क्या में होता है भाई, डब्ल्यू बीट्स को नोबेल प्राइज दिला दो, ठीक है जी, उनको नोबेल प्राइज मिल गया। अब ये वही डब्ल्यू बीट्स है भाई जिन्होंने गीतांजलि का प्रीफेस लिखा था, इन्होंने इसको पब्लिश करने में हेल्प की थी, तो ये भी हमें याद रखना है, ठीक है जी। अच्छा 1922 में क्या होता है ये भी जान लो भाई। 1922 में क्या होता है भाई, TS इलियट का नाम सुना होगा आपने, जिनको 1948 में नोबेल प्राइज मिलता है, बहुत मजबूत राइटर हैं वो भी, ठीक है। जिनका एक वर्क है द वेस्टलैंड, भाई द वेस्टलैंड पब्लिश होता है 1922 में। अब ये भी जान लो भाई, वो भी हमारा 2 मैगजीन में पब्लिश होता है, C4 होता है क्राइटेरियन, और D4 डायल। सबसे पहले जो द वेस्टलैंड है ना, वो पब्लिश होगी भाई द क्राइटेरियन में। देखो भाई ये वो जानकारी है ना जो आपके इसमें नहीं है, PDF में नहीं है, ये ऑन टिप्स मेरे पास है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1922 में जो ये है भाई द वेस्टलैंड, सबसे पहले पब्लिश होगी भाई द क्राइटेरियन मैगजीन में, और उसके बाद में होगी द डायल मैगजीन में, ठीक है। 1921 में क्या होता है भाई ये भी जान लो। 1921 में भाई नोबेल प्राइज मिलता है, बट ये इंग्लिश का नहीं है, ये ना इंग्लिश में नहीं मिला, इंग्लिश लिटरेचर में नहीं है, ये भाई फिजिक्स में है। किसको मिला है, अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, है ना, द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, तो वहाँ पे आपने नाम सुना होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन का, ठीक है जी। द अल्बर्ट आइंस्टाइन का आपने नाम सुना है वहाँ पे, तो भाई उनको नोबेल प्राइज मिला है 1921 में, ठीक है। उनकी फ्रेंड थी मिलेवा मैरिक करके, उनसे वो शादी वादी भी कर लेते हैं, ठीक है। हाँ चलो ये तो खैर बात रही अलग की। तो भाई आई होप कि आपने यहाँ पे इतनी सारी जानकारी कलेक्ट कर ली है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ गए हैं। At first, why was the writer not much frightened when he was thrown into the pool? अब देखिए, at first, why was the writer not much frightened when he was thrown into the pool? Because he was sleeping, because he was intoxicated, because he thought that
लाइफ गार्ड वुड कम टू हिज रेस्क्यू बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। तो भाई देखो 40 का आंसर लगाओ डी। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब भाई देखो यहाँ पे ना इसके आंसर भी दिए हैं, देखो मैंने, ठीक है भाई, और यहाँ से आप बाद में इसके आंसर वगैरह लगा लेना। और इसके बाद में जो हम वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे द रेड ट्रैप पे, ठीक है भाई। अब यार मैं आशा करता हूँ जो आपने वीडियो देखी है आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रही होगी, आपका रिवीजन हो गया होगा। और भाई आप वीडियो को सुन लीजिए, इसको 2-3 बार, आपका काम हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, और हाँ देखो कमेंट बॉक्स, कमेंट नहीं यार वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे और इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगे, कुछ टेलीग्राम चैनल का भी होगा जहाँ पे आपको पीडीएफ मिलती है। और भाई देखो कल की जो वीडियो है उसे ज़रूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट थी वो, उसे बहुत लोगों ने देखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। और उसकी मैंने पीडीएफ भी वहाँ पर शेयर कर दी है, ठीक है भाई। चलो दोस्तों, थैंक यू और हैव अ नाइस डे। आप, हाँ आप मुझे बता देना कि शाम को हमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर करना चाहिए या कुछ और। हाँ अगर आप मॉर्निंग में चाहें तो 6 बजे के आसपास, यानी कि इस समय तक 6 से 7 तक हम लाइव भी कर सकते हैं। आप जो कंटेंट कहेंगे वो ला करके हम डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।